अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर मदर है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समाअत गुफ्तार बहरापन होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि क्या समाअत में मसला जो है उसका आपको फ़ौरन पता चल सकता है या नहीं। जो बच्चे पैदा होते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको पता चल सकता है कि बच्चे में समाअत में मसला है या नहीं है। अमूमन पूरी दुनिया में होता ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुख्तलिफ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जिनमें एक हेयरिंग स्क्रीनिंग भी शामिल है। हेयरिंग स्क्रीनिंग में फ़ौरन पता चल जाता है कि बच्चे को समाअत में मसला है या नहीं है। यानी कि या तो अगर उसकी हेयरिंग ठीक होगी तो वो स्क्रीनिंग पास हो जाएगा, और अगर उसमें मसला होगा तो रेफ़र हो जाएगा। जब जिस बच्चे की स्क्रीनिंग पास हो जाती है उसके लिए कोई मसला नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, और जिसकी रेफ़र आ जाए तो उसको 1 महीने बाद उसकी दोबारा हेयरिंग स्क्रीनिंग होती है, दोबारा से स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें फिर से रेफ़र आ जाता है तो फिर उसका ये होता है कि उसका फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक में हम ये देखते हैं कि क्या जो मसला है, जो बार-बार रेफ़र हो रहा है टेस्ट, उसकी वजह क्या है? तो उसके बाद अगर तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमें पता चले कि उसकी जो कान के पर्दे के पीछे रेशा है उसकी वजह से भी रेफर आ सकता है, या कान के अंदर मैल है तो उसकी वजह से भी रेफर आ सकता है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों चीज़ें मैनेज होने के बाद फिर भी समात में मसला आ रहा है और बच्चा किसी भी आवाज़ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और ये मसला जो है ना बहुत ज़्यादा है। अमूमन जो जिसको थोड़ा सा मसला हो बच्चे को, उसको ज़बान सीखने में, बोलने में, आगे चीज़ें सीखने में इतनी ज़्यादा मसला नहीं होता, और जिसको बहुत ज़्यादा मसला हो या शदीद मसला हो या शदीद तरीन हो, यानी कि जिसको मॉडरेट से सवेयर सवेयर टू प्रोफाउंड रेंज में मसला हो या प्रोफाउंड रेंज में मसला हो, उसके लिए चीज़ें सुनना के साथ साथ समझने में भी और बोलने में भी आगे मसले आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अमूमन 6 महीने के अंदर अंदर उसकी जो चीज़ करनी होती है, मैनेजमेंट होती है, वो करनी ज़रूरी होती है इंटरनेशनली। लेकिन पाकिस्तान में अभी इस चीज़ पे कोई काम नहीं हो रहा, इस पे कोई अभी तक कोई इस तरह की मैनेजमेंट नहीं की जाती। अमूमन होता ये है कि बच्चा जो है ना 1 साल, 2 साल, डेढ़ से 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जाके वालिदैन को पता चलता है कि उनका बच्चा सुनता नहीं है, इस वजह से बोल भी नहीं रहा। तो फिर जब वो मैनेजमेंट शुरू करते हैं या फिर उसका हल निकालने के लिए, उसका मसले का हल निकालने के लिए काम करते हैं, तो वो बच्चा जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें, जो इशारे करना है या बाकी चीज़ें हैं, वो सीख चुका होता है। फिर उसकी जो नॉर्मल बच्चों की तरह उसको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह होता ये है कि जब इंटरनेशनली जब बच्चे की समात में मसला निकल आए, यानी कि इतना मसला हो कि वो या तो उसका हेयरिंग एड है या फिर कोक्लियर इम्प्लांट है। अगर तो हेयरिंग एड है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर हेयरिंग एड फिट किया जाता है, ताकि वो चीज़ों को सुने, समझे और बोलने की कोशिश करे। उसको सीखने के लिहाज से, बोलने के लिहाज से, समझने के लिहाज से कोई मसला ना हो, वो अपनी उम्र के बच्चों से पीछे ना रह जाए। अगर तो उसका जो हल है वो कोक्लियर इम्प्लांट है और उसकी उम्र 6 माह है, तो उसके लिए ये होता है कि इंटरनेशनली जो क्राइटेरिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केयर एंड एक्सीलेंस की जो गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक 12 माह का बच्चा हो उसका कोक्लियर इम्प्लांट होना ज़रूरी है। 12 माह है, लेकिन अमूमन 7 माह 8 माह के बच्चों का भी इम्प्लांट हो चुका है और उनको भी फ़ायदा होता है। तो बेहतर तो ये है कि 12 महीने की उम्र में, यानी कि 1 साल की उम्र में बच्चे का इम्प्लांट हो जाना चाहिए। तो अगर इम्प्लांट हो जाता है तो वो बच्चा जो है नॉर्मल बच्चों की तरह बोलने की कोशिश करेगा, सीखेगा और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप इम्प्लांट के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको सुपर पावर हेयरिंग एड जो है वो कंटिन्यूसली लगाए रखना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो बच्चे की जो नर्व है वो एक्टिव रहती है और उस तक आवाज़ें जा रही होती हैं, उसको कुछ ना कुछ साउंड जा रही होती है। दूसरा ये है कि बच्चे को कान के ऊपर कोई चीज़ लगाने की आदत होती है, उसको पता चलता है कि वो कान के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है। इसके साथ जो वालिदैन हैं उनको भी पता चलता है कि बच्चे के साथ आगे कैसे काम करना है। अगर हेयरिंग एड के साथ वो उसकी केयर कर सकते हैं, उसको सँभाल सकते हैं, तो फिर आगे जो इम्प्लांट है, उनको सँभालना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर वो डायरेक्ट इम्प्लांट की तरफ जाते हैं, मतलब कि हेयरिंग एड नहीं लगाते, तो फिर उनको ये मसले आ सकते हैं कि बच्चा फ़ौरन इम्प्लांट को कबूल ना करे, वो तंग हो इम्प्लांट से कि ये कान के ऊपर क्या चीज़ लग गई है, या इधर एक आवाज़ सुनने से वो तंग हो सकता है क्योंकि इतने अरसे से वो साउंड सुन नहीं रहा। इसके साथ-साथ वालिदैन को भी पता चलता है कि कैसे केयर करनी है, कैसे उस बच्चे पे नज़र रखनी है और दूसरे बच्चे जो हैं, जो नॉर्मल हैं, उनसे बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। छोटे बच्चे कोई भी हों, उनको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इसकी अहमियत का पता नहीं है, उसका कितनी महँगी है या उसके साथ कितनी इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये इन सारी चीज़ों से बच्चे गाफ़िल होते हैं। तो ये वालिदैन उन पे नज़र रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। ये केयर क करेंगे तो फिर आगे चल के बच्चा जो है वो सीखेगा, सही तरीके से समझेगा और बच्चे की परफ़ॉर्मेंस बेहतर होगी। अदरवाइज़ वो 1 महीने के अंदर या तो घुमा सकता है बच्चा, या फिर तंग हो सकता है, कोई और बच्चा उठा के ले जाए। तो ये सारी चीज़ें तब पता चलेंगी जब आप पहले हेयरिंग एड का ट्रायल देते हैं, आला समात लगाते हैं, तो उससे आपको आइडिया होता है कि आपने कैसे बच्चे पे नज़र रखनी है, कैसे उसकी केयर करनी है,
कैसे आपने एहतियात करनी है। हेयरिंग एड जो है वो एक सस्ती डिवाइस है, लेकिन कोक्लियर इम्प्लांट क्योंकि काफ़ी महंगी है, अगर आपका कहीं से वेलफेयर के थ्रू या फ्री ये कोक्लियर इम्प्लांट हो भी जाता है तो कोई जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपको स्पॉन्सर है जो आपका, वो आपको एक दफ़ा डिवाइस दे सकता है, बार बार ऐसी डिवाइस नहीं दे सकते। उम्मीद है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो ये वीडियो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।